बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हम देखेंगे इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बाउंडेड मॉलिक्यूल्स। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब हम जब पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है ये डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये बॉन्ड को जो है वो पोलर बनाता है, यानी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आती है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो ये जो है वो उसी पोलैरिटी के रिलेटेड जो है वो इफेक्ट है, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक कह लें कि परमानेंट इफेक्ट है, जो कि विच इज़ काज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along with the covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से जो है वो उसमें उनमें जो डिस्प्लेसमेंट ये क्यों आती है, क्योंकि जो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और उसी अट्रैक्शन की वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक तरफ शिफ्ट होगी तो डेफिनेटली ये डिफरेंस जो है वो बॉन्ड में जो इक्वलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, एक तरफ जो है वो थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी, जिस वजह से आपका जो मालिक्यूल है उसका एक पोर्शन जो है वो यानी वो पोल जिसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो पार्शियली नेगेटिव होगा, और वो पोल जो दूसरा है मालिक्यूल जिस जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पार्शियल पॉजिटिव जो है वो होगा। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो है ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है ये हमारे पास जो है वो आता है, जो इनमें डिफरेंस आता है। सो इसमें इसकी जो डेफिनेशन है, दिस पोलराइजेशन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से होती है ऑफ वन बॉन्ड polarization of one bond caused by polarization of an adjacent bond is called the inductive effect। ओके, अब ये हमारे पास जो है ये एक आप कह लें कि मॉलिक्यूल बना हुआ है, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कैसे होगा। ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये CH2, ये एरो नहीं है, ये एरो बॉन्ड के लिए नहीं है, ये जस्ट डायरेक्शन जो है आपकी पोलैरिटी किसको आप कह लें कि डाइपोल मूवमेंट की जो है उसको मेंशन करने के लिए ये लगाया हुआ है। वैसे इसमें ये बॉन्ड है, यानी CH3 CH2 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 यहाँ पे सारे जो है वो इनमें जो है वो बॉन्ड होंगे। अब देखें हमारे पास ये CH2Cl यानी CCl बॉन्ड जो है, ये Cl आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप कह लें कि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वो शेयर्ड पेयर जो है, जो इस कार्बन और इस Cl ने शेयर किया हुआ है, उसको ये Cl ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दिस Cl की तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज हो रही है डेंसिटी तो नेगेटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और डेंसिटी शिफ्ट होने की वजह से पीछे जो हमारे पास कार्बन है उसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो मेजर आप कह लें कि जहाँ पे काज है वो इसी बॉन्ड की वजह से है, या जो मेजर पोलैरिटी आ रही है मॉलिक्यूल में वो इस CCl बॉन्ड की वजह से है, जो कि बिटवीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बना हुआ है। अब ये हमारे पास जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फिर ये कार्बन जो है वो अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फिर इस कार्बन से टूवर्ड्स दिस कार्बन जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट होगी, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर भी जो है वो पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू कार्बन, यानी ये जो पार्शियल पॉजिटिव की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
वो इस Cl से कम है। इसलिए जब हम इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर आएंगे तो ये डबल पार्शियल हमने लगाया हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो तो नहीं है इनमें सी में, ये तो सिर्फ इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से है। सो यहाँ पे जो पोलैरिटी क्रिएट होगी इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से वो लेस होगी इस पार्शियल पॉजिटिव से, ठीक है। यानी ये उतनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा जितनी फोर्स से Cl ने किए थे। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं उन आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ से जो डेंसिटी है इस तरफ ज़्यादा मूव की है, यहाँ से डेंसिटी जो है वो कम मूव की है, और यहाँ से इस कार्बन की तरफ डेंसिटी जो है वो और कम मूव करेगी। यानी ये पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव जो है ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स को जो सी बॉन्ड के हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप पार्शियल पार्शियल डबल पार्शियल और ये सारे ट्रिपल पार्शियल को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे होगा, और सबसे कम जो है ये ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे होगा। और हमारे पास जो कार्बन नंबर 4 है मोस्टली, यानी कार्बन नंबर 3 तक जो है ये अफेक्ट जाता है, और कार्बन नंबर 4 पे उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं जाता। नहीं जाने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकली कह लें कि उसमें जो आता है इफेक्ट वो कार्बन नंबर 3 तक ही है, और उससे आगे जो इफेक्ट होता भी है तो वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई इतना नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा फ्रॉम दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो आपकी जो पोलैरिटी है, यानी आपकी जो पोलैरिटी है, ये जो सेपरेशन और ये चार्जेस की वो कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ हमने कहा C1 पे सबसे ज़्यादा है, C2 पे उससे कम है, और C3 जो है यहाँ पे उससे कम है। So depending on the direction of electron movement, inductive effect may be classified as negative and positive. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है उसकी वजह से हमारे पास दो तरह के जो है वो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह का होगा। एक तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू इन गोल्ड टॉम्स आर ग्रुप दैट withdraw electron according to in goals, ये एटम्स और ग्रुप्स, सॉरी यहाँ पे एटम्स आएगा। According to Ingold, atoms are groups that withdraw electron towards themselves are said to have negative inductive effect and commonly known as I negative group, while those push electrons to carbon are said to have positive inductive effect and are called plus ये आई जो है ये पॉजिटिव आई ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये दो तरह के जो हैं वो इफेक्ट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द कार्बन, जैसे हमने रिसेंट एग्जांपल देखी तो उसमें जो है वो हमने ये क्लोरीन को देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई इस तरह का है तो फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इफेक्ट जो है इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट आई और नेगेटिव शो करते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये जो हमारे पास है यही अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उस कार्बन की तरफ पुश हो रहे हो तो फिर हमारा ये इफेक्ट जो है ये पॉजिटिव होता है। तो जो चेन है, जो कार्बन चेन है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप कह रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं या टूवर्ड्स ग्रुप और एटम जो इसका सबब बन रहा है उसकी तरफ अगर आ रहे हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस ग्रुप से शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द कार्बन चेन तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और इसको हम जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ग्रुप हैं ये सारे आई नेगेटिव आई जो ग्रुप हैं ये इसमें नाइट्रोजन है और NR3 है या SR2 है, ये NH3 पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव हैं। NO2 है, ठीक है, और ये Cl है, ब्रोमीन आयोडीन है,
OR है, OH है, ये फ्लोरीन है, हेलोजेंस में आ जाएंगे। ये सारे के सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कार्बन जिसके साथ ये अटैच होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर लेते हैं फ्रॉम दी चेन। इसी तरह जो हमारे पास ये जो ग्रुप हैं जिसमें मेटल एटम्स हैं, SiR3 हैं, O नेगेटिव है, COO नेगेटिव है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी इनके पास अगर आप देखें तो जो हमारे ये ग्रुप हैं इनमें ये N पॉजिटिव हो गया, ये इनको इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और ये जो हेलोजेंस हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं, ये कार्बन चेन जिसके साथ अटैच होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं यानी अपनी तरफ खींचते हैं। और जो हमारे पास I पॉजिटिव हैं ये मेटल एटम्स हैं, जैसे ये पॉजिटिव हैं, इन मेटल एटम्स इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह O नेगेटिव है या ये हमारे पास R3CO नेगेटिव है, ये सारे वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे, ये जिस कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी तरफ जो है वो पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब वो उस तरफ पुश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्राइंग है वो इस सेंस में नहीं है कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये जस्ट अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। इसी तरह जो डोनेटिंग है ये जस्ट आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं उस चेन की तरफ। तो ये इनमें जो है वो हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। ओके, द परमानेंट जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इट इज द परमानेंट इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड यूजुअली ऑपरेट्स थ्रू द सिंगल बॉन्ड। ये परमानेंट होता है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू, यानी जो वैसे मैंने पहले बताया कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है वो ऑपरेट करता है, यानी एक कार्बन से दूसरी कार्बन में अगर वो शिफ्ट होता है तो ये थ्रू दी सिग्मा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा। However, inductive effect may also be transmitted through space or solvent molecule। ये हमारे पास स्पेस यानी क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड्स की वजह से है तो ये थ्रू स्पेस और थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है कि अगर ये पोलैरिटी जो है वो बिटवीन जो है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स द अदर मॉलिक्यूल, तो फिर हमारे पास ये जो है स्पेस और सॉल्वेंट है। So the effect that operates through not through bonds but directly through space or solvent molecule is called field effect। ठीक है, अगर यही इफेक्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, ये अगर थ्रू स्पेस शिफ्ट हो रहा है यानी ये अट्रैक्शन थ्रू स्पेस है या थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो फिर हम इसको फील्ड इफेक्ट कहते हैं, फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट तब है जब ये शिफ्ट होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। It depends on the geometry of the molecule, while inductive effect depends only on the nature of bond। यानी जो हमारा फील्ड इफेक्ट है वो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिपेंड करता है कि आपके बॉन्ड की नेचर क्या है, यानी किस बॉन्ड जैसे हमने यहाँ पे देखा कि CCl जो है वो पोलर बॉन्ड है, तो ये पोलर बॉन्ड है तो इसकी नेचर ये है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉन्ड। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट व्हेन देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज नियरर टू the more electronegative atom the bond is said to be polarized। thus for example ये हमारे पास का जो है वो एक और एग्जांपल है C3CH2Cl। इसमें ये जो है कार्बन नंबर 1 जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और ये कार्बन नंबर 2 जो कि बीटा कार्बन है, तो ये CCl बॉन्ड जो है ये पोलराइज होगा और इस ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स दिस Cl, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आएगा। ओके जी, since the alpha carbon atom bears a partial positive charge it will attract the electron cloud between it and beta carbon more to itself। the electron
cloud between C alpha and C beta will lie closer to the alpha carbon and thus create a partial positive charge on the beta carbon. The beta carbon in turn will have greater attraction for bonding electron pair and between it and beta hydrogen atom. Therefore, the electrons could be between the beta carbon and the beta hydrogen will lie closer to the beta carbon, creating the potential positive charge on beta hydrogen. ये जो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये है, ये जो बीटा कार्बन है, ये आपको पता है कि ये बीटा कार्बन जो है इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच है। अब जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि ये कार्बन एक कार्बन से पार्शियल और उसके बाद पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव बीटा के ऊपर आएगा, तो बीटा के ऊपर यानी यहाँ पे आप देखें तो ये सॉरी ये डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो हमारे पास चार्ज है, ये जब यहाँ पे यानी इस कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है तो डेफिनेटली वो इन बॉन्ड्स को, ये जो हाइड्रोजन के हैं, इनको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है इसके ऊपर ये ट्रिपल पार्शियल यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आएगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे हमने कहा कार्बन के ऊपर, इसी तरह जो है वो इन हाइड्रोजन्स के ऊपर भी जो है वो जो है वो शिफ्ट होगा। इसी तरह हमारे पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी जो है वो चार्ज होगा। तो ये हम जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो है इसलिए कहते हैं कि अल्फ़ा कार्बन से अटैच है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से अटैच है। तो इस तरह जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये हमने कहा कि ये थ्रू सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट करता है। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे वो डेफिनेटली अफेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे CCl जो है, ये यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड है Cl और Cl के दरमियान, तो डायरेक्टली ये कार्बन अफेक्ट होती है। अब इसके ऊपर अगर जो हाइड्रोजन हैं वो अफेक्ट होंगी, इस तरह फर्दर जो है वो ये आगे जो है वो मूव करेगा और ये C3 जैसे हमने कहा कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स तक जो है वो ऑपरेट करेगा। This permanent dipole induced in one bond by another through movement of sigma electron is called inductive effect. The inductive effect diminishes as the distance from the polar bond increases। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा, ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये कम होता जाएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया। ओके, अब हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी एप्लीकेशंस भी कह लें कि जो प्रैक्टिकली जो अफेक्ट होता है मॉलिक्यूल के ऊपर, उसमें सबसे पहले जो है ये हमारे पास रिएक्टिविटी है ऑफ अल्काइल हैलाइड। द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्काइल हैलाइड क्रिएट्स अ सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एडजेसेंट कार्बन which is readily attacked by the negatively charged reagents। अब हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, हमने कहा कि जी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। अब अगर यहाँ पे जो है वो कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इजीली यहाँ पे अटैक कर सकेगा। तो आप जैसे जैसे आप कह लें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी जो है इंक्रीज होगी तो अटैक जो है उतना ही आसान होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसी वजह से हो रहा है। जो हमारे पास जो पोलैरिटी है उसकी जो शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकंड जो है अफेक्ट ऑन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी इसका जो है वो अफेक्ट है। यूजुअली द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंडक्टिव इफेक्ट। परहैप्स द कोवेलेंट बॉन्ड assumes increase ionic character।
The bond length of CF and then CCl, CBr and Ci bond are in the order given below due to increase in the radius of halogen atom F2I। यानी अगर आप देखें तो सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ है ये सी एफ की है और उसके बाद सी सी एल की है, क्योंकि यहाँ पे इनके रेडियस जो है वो भी इसी हिसाब से है। आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर बरोबर सबसे कम जो है ये फ्लोरीन का है। बट द सी सी बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शुड बी सेम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो तो हम कहते हैं कि जी रेडियस यानी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है कि इसमें इसका साइज बड़ा है आई का, इसलिए सी सी लेंथ सी आई जो बॉन्ड लेंथ है वो इन सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम साइज जो है फ्लोरीन का है और सी एफ बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। लेकिन जो हमारे पास सी सी बॉन्ड है, जैसे ये मॉलिक्यूल है जैसे सी 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 एफ है, इसमें जो सी सी बॉन्ड लेंथ है, इसी तरह इसमें और इसमें और इसमें, ये सारी जो सी सी बॉन्ड लेंथ है ये जो है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है वो साइज का डिफरेंस नहीं है, ना ही उनमें कोई इलेक्ट्रॉन का ऐसा सी और सी में जो है वो डिफरेंस है। तो अगर इनमें भी कोई बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस है तो फिर उसकी वजह जो है ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है डाइपोल मोमेंट के ऊपर जो इफेक्ट आता है इसका, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड acquires a dipolar character because of inductive effect resulting in the dipole moment, which is an important physical property used in structure elucidation. As the inductive effect increases, dipole moment also increases। जैसे जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा, डाइपोल मोमेंट जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे ये हमारे पास देखें आयोडीन है, ये इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये 1.64 है, ब्रोमीन इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर ये जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की टूवर्ड्स दिस ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा होगी, और आपकी जो चार्ज सेपरेशन है, जो डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है ब्रोमीन की तरफ, वो ज़्यादा होगी। उस वजह से पोलैरिटी जो है वो सी सी बी आर बॉन्ड की जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसकी आप वैल्यू देखें ये इंक्रीज हो जाएगी, 1.79 है। इस तरह इसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है जो ब्रोमीन से भी ज़्यादा है, और ये हमारे पास 1.83 जो है वो इसकी हो जाएगी, और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, और डाइपोल मूवमेंट जो है वो भी इस तरफ इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH की, वो जो है वो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप है। ये जो हमारे पास देखें ये मॉलिक्यूल जो है ये देखने में सारे बॉन्ड जो है वो CH ही हैं यहाँ पे, और ये इसको जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो इसकी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें जो अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो वैल्यू शो होती है, और वो किस वजह से है, वो इस जो है वो CH3 जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं, जैसे ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा तो इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव जो है वो क्रिएट होगा। और फर्दर अगर हमारी रीडिंग्स जो हम इस इतना डिटेल में इसमें नहीं जा रहे, तो जो हमारे पास C डबल बॉन्ड C है ये भी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू C सिंगल बॉन्ड C। या आप यूँ कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज जो हमारे पास कार्बन्स होती हैं, जो बॉन्ड होता है सिग्मा, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होती है। उसके बाद C डबल बॉन्ड C की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और C ट्रिपल बॉन्ड की उससे ज़्यादा होती है। तो ये भी वजह है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास अच्छा ये सिमिलर डाइपोल मोमेंट, सॉरी ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड्स है। द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एलिफेटिक एसिड्स मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट फॉर convenience. Here acidity may be defined as ability to donate hydrogen ion. Thus, acid strength decreases from formic acid to butyric acid. This is because of I positive effect of alkyl group increases in the order of HCH3C2H5C3H7.
हमारे पास जो बेसिसिटी है, सॉरी जो एसिडिटी है अल्फेटिक एसिड्स की, वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे उसके साथ लगी जो चेन है वो इंक्रीज़ करती है। मसलन यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, इसमें कोई चेन नहीं है, इसकी पीके वैल्यू 1.77 है। एसिटिक एसिड में यहाँ पे एक कार्बन है, पीके वैल्यू 4.76 हो गई। C2H5 4.88 हो गई। ब्यूटारिक एसिड जो C3H7 है उसमें ये 4.90 हो गई। ये पीके वैल्यू जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आप देखें तो ये इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे ही पीके वैल्यू इंक्रीज़ होती है आपकी एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती है। किसी भी अगर आपको पीके वैल्यूज़ दी जाएँ और आपको कहा जाए कि जी आप बताएं इसमें से कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी वो एसिड वीक होगा। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है इनका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी आई पॉजिटिव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन एसिड ने रिलीज करनी होती है उसकी आप कह लें कि उसमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अगर हम किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग कहते हैं तो हम वहाँ पे इस चीज़ को हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो इस सेंस में देख रहे हैं कि वो कितनी आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है और अवेलेबल होती है हाइड्रोजन। और अगर वो वीक है तो फिर वो हम कहेंगे कि इतनी आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जैसे देखें फॉर्मिक एसिड है यहाँ पे जो है वो अगर आप सॉरी एक चीज़ अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो पोर्शन है ये सारा सेम है, और डिफरेंस जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो इस जो है हमारे पास ये जो साइड है इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स के अफेक्ट अगर पीके वैल्यूज़ इनकी डिफरेंट आ रही हैं तो फिर वो इन्हीं ग्रुप्स की वजह से आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी ना आई पॉजिटिव होता है ना आई नेगेटिव होता है। तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन जो हमारे पास नॉर्मल OH बॉन्ड है ये पोलर होता है, उसकी पोलैरिटी जैसे होती है वैसे ही रहेगी। हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगी और ये आयन जो है वो बनेगा इसका। तो ये 1.77 इसकी पीके वैल्यू। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक जो है वो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एसिटिक एसिड जो है ये फॉर्मिक एसिड से वीक एसिड होता है, इसकी पीके वैल्यू जो है 4.76 होगी। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। देखें यहाँ से ये एरो है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी इस तरफ। अब जब पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है। तो जैसे ही ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ होगा उसको वो वापस अट्रैक्ट करेगा। या आप यूँ कह लें कि जो अवेलेबिलिटी है उस हाइड्रोजन की वो कम हो जाएगी। यहाँ से H पॉजिटिव बनेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो ज़्यादा होगी, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और ये हाइड्रोजन जो है वो लेस अवेलेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस फॉर्मिक एसिड। इसी तरह जब C2H5 है तो ग्रुप बड़ा होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी आई पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन जो रिलीज़ होनी है उसके लिए अट्रैक्शन भी और बढ़ जाएगी, तो चांसेस जो है अवेलेबल होने के हाइड्रोजन के वो और कम हो जाएंगे। सिमिलरली जहाँ यहाँ पे जो C3H7 है यहाँ पे जब ग्रुप बढ़ेगा तो फिर यहाँ भी वही केस है। तो ग्रुप बढ़ने की वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है उसके रिलीज होने के या फ्री हाइड्रोजन अवेलेबल होने के चांसेस जो हैं वो और जो है वो कम हो जाएंगे।
Okay, with increase in inductive effect, removal of hydrogen as proton becomes more difficult, thus decrease the acid strength. If the halogens are substituted in alkyl groups, then because of I negative effect due to halogens, the strength of halogen substitute acid will increase with increase in I negative effect of the halogen or number of halogens attached to the alkyl group. The strength of acetic acid has been compared with the halogen substitution. अब जो है हमारे पास हमने जो कंपैरिजन करना है, जो कंपैरिजन है ये बिटवीन द acetic acid and एसिटिक एसिड एंड जो हमारे पास हेलो एसिटिक एसिड है, यानी जो हमने हेलोजेंस के साथ जो है उनको जो है वो हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे भी आप कर देखें, सॉरी यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन है, सी डबल बॉन्ड ओ है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो आपको ये सारा जो पोर्शन है ये सेम नज़र आएगा। ओके और फ़र्क जो है वो फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी साइड पे आ रहा है। अब देखें यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हैं, 4.76 इसकी पीके वैल्यू है। नीचे आते जाएं तो पीके वैल्यू जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू हैलोजेंस। यहाँ पे हमने आयोडीन ऐड की, आयोडीन की जो हमारे पास है, यानी एक हाइड्रोजन की जगह पे आयोडीन CH2I, तो ये 3.12 हो गई। अब जो इफेक्ट था, यानी जो इसका इफेक्ट था आई पॉजिटिव था, वो इसको वीक बना रहा था, लेकिन जैसे ही हम ये लगाएंगे तो ये डोमिनेंट आएगा इसका इफेक्ट, यानी जो हेलोजेंस हैं अगर इनका जो इफेक्ट है एज कम्पेयर टू द कार्बन के, वो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बल्कि जो डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, आयोडीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने की बजाय जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिक्रीज होगी तो जो नेगेटिव आयन बनेगा आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ दिस एसिड वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो इस हाइड्रोजन को फ्री रहने देगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन फ्री वो होगी तो वैसे वैसे, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जितनी इतनी फ्री हाइड्रोजन अवेलेबल होगी उतनी ही ज़्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी, और उसको हम कहते हैं कि जी ये उतनी जो है वो हाइड्रोजन रिलीज जो है आसानी से करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है और बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर है वो और कम होगी, ये बॉन्ड जो है वो OH और वीक होगा, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन है और ज़्यादा आसानी से निकल जाएगी। इस तरह अगर Cl आ गया तो ये देखें, और जो है ये हमारे पास ये तकरीबन आलमोस्ट Cl और Br की वैल्यूज़ नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लें नेग्लिजिबल कह लें, या जो भी इनमें डिफरेंस आएगा। उसके बाद ये डाई क्लोरो है, अगर हम दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो फिर आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये 1.29 हो गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से और कम होगी। इस तरह अगर 3 क्लोरीन्स हैं तो ये 0.65 जो है इसकी पीके वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो, और जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी, और जो है वो आपका बॉन्ड जो वीक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये OH बॉन्ड के, ये इज़ मोर अट्रैक्टिव, यानी यहाँ पे इनकी अट्रैक्शन जो है टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन है, तो ये इजीली हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो ये दोनों सेंसेस में आ जाता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस ऑक्सीजन पे बढ़ रही है तो OH बॉन्ड हम कहते हैं कि जी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये इस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो OH बॉन्ड जो है वो वीक होगा, यहाँ अट्रैक्शन जो है वो इस तरफ जा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जब ये देखें ना पीछे से ये पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, यानी इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन को इधर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो H पॉजिटिव जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो जब हम हेलोजेंस को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो भी इंक्रीज हो जाती है।
ओके हमारे पास जो और दूसरे इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप है, जैसे पहले भी मैंने जो है वो यहाँ एक स्लाइड में हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी ये जैसे दोबारा इसी एग्जांपल एक दे लेते हैं। ये R3N पॉजिटिव है, CN है, NO2 है, SO2 है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो विथड्राइंग ग्रुप है। लेकिन जैसे हमने हैलोजेंस में देखा था कि उनकी इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम ज़्यादा होने की वजह से। इस तरह इन के जो इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं वो भी कम है। तो ये ऊपर से नीचे अगर आप आएँ तो देखें तो यहाँ पे ये ग्रुप चेंज हो जाए, यानी NO2 है, ये RN3 पॉजिटिव है, ये CN है, ठीक है। ये हमारे पास RCO जो ग्रुप है, इसी तरह ये OH आ रहा है हमारे पास, यानी ROH है। तो ये सॉरी OH। तो ये जो जैसे जैसे आप देखें ग्रुप जो है वो नीचे चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे पीके वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी बढ़ रही हैं। और हमारे पास एसिड जो है उसकी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ये एग्जांपल है, ये आई नेगेटिव इफेक्ट है COOH का। COOH जो है इसका, यानी ये जो पूरा एक ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप जो है इसका इफेक्ट जो है ये आई नेगेटिव है, मींस के ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट है इसका। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट जो है ये जनरल, दोबारा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट जो है ये एसिडिटी को इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से यानी उस चेन से विदड्रॉ हो रहे हैं, यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एसिडिटी को वो जो है हमारे पास इसको यानी एसिडिटी को वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे पीछे हमने एग्जांपल्स में देखा था हैलोजेंस वाली में, तो वो OH बॉन्ड को वीक करते हैं। ओके यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है, पहले ये है, इसमें देखें तो ये COH है, और ये दो COH नहीं आपस में अटैच है, इनमें कोई भी जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। आप देखें ये COH है, इसी तरह ये हमारे पास ये COH है, इस तरह यहाँ पे ये COH है। ये वो हैं जहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होना है, ठीक है। हम इसको ये सेम है। बाकी जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे हमारे पास COOH है डायरेक्टली, तो इन दोनों का इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर देख लें या इसका उसके ऊपर देख लें, एक ही बात है। एक COH का दूसरे COH के ऊपर जो इफेक्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ये 1.23 आ रही है। यहाँ पे जो COOH है उसको अगर आप देखें तो उसमें इन बिटवीन दी COH ये एक CH2 जो है वो कार्बन, यानी एक कार्बन आ गई। तो जैसे हमने कहा था कि अगर उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होने की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो फिर 2.83 यानी ये इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दो कार्बन्स आपको नज़र आएंगी इस COH और इसके दरमियान जो हमारा एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो जब दो कार्बन आ जाएंगी तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इस ग्रुप का और कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी pK, यानी सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, उससे फिर ये वीक होगा, सबसे वीक एसिड ये होगा। इस तरह अगर आप इनको इसमें देखें बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसकी pK वैल्यू 2.98 आ रही है, क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर है। इसकी 3.46 है, डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन आ गई है, तो इसलिए एक COH का दूसरे के ऊपर इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे 3 कार्बन हैं, यानी ये पैरा पोजीशन पे है, तो सॉरी 2 कार्बन जो है वो बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, तो ये इस जो है हमारे पास इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, एसिडिटी जो है वो उसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। जैसे ये 2.98 है, 3.46 है, 3.52 है, यानी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है pK वैल्यू, तो इसका मतलब है एसिड वीक हो रहा है। ओके जी, अब हमारे पास जो है इसमें स्ट्रेंथ ऑन एलिफेटिक बेसिस, बेसिस के ऊपर जो है वो इसकी जो है वो क्या अफेक्ट होता है। यहाँ पे देखें ये अमोनिया है,
ये मिथाइल अमाइन है, डाइमिथाइल और ये ट्राइमिथाइल। बेस जो है ये अगर हम इनकी जो डेफिनेशन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो है कि जो स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने लाइन लगाई है इसमें देखें, ये हर नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये वो पेयर है जो इसने डोनेट करना है और एक्ट करना है एज ए बेस। यानी यहाँ पे हम जो बेस हम किसको कंसिडर जो कर रहे हैं वो स्पीशी कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करना है नाइट्रोजन ने, वो जितनी आसानी से डोनेट होगा उतना जो एसिड है वो आपका सॉरी बेस जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यानी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतना आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बेस की जो वैल्यूज होती हैं वो हम पी के ए की बजाय बेस की हम पी के ए जो है वो एसिड के लिए होती है, पी के बी जो है ये वैल्यूज जो है वो बेस के लिए होती हैं। तो जैसे वहाँ पे हमने कहा था पी के ए वैल्यू अगर इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो आपकी एसिडिटी कम या ज़्यादा, तो इस तरह यहाँ पे पी के बी वैल्यूज जो है उनको हम देखेंगे। पी के बी वैल्यू जो है जैसे जैसे आप देखें यहाँ पे जो है वो कम होगी, जैसे ये 4.76 है, 3.30 है, 3.13 है, ये अभी हम जो है वो इन तीनों को देखेंगे तो ये नीचे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका बेस जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। पहले हम इनको देखते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों है। यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन है, इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है, ना आई पॉजिटिव और ना आई नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसकी ये NH2 के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मिथाइल है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। डोनेटिंग इफेक्ट क्या है जिसको हम आई पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्रुप ने रिपेल करने हैं इस नाइट्रोजन की तरफ, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये इस नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो लोन पेयर है उसको रिपल्शन मिलेगी। आप यूँ कह लें कि यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है कि वो वहाँ से लीव करें। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज हो रही है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है इसको पीछे से रिपल्शन मिलेगी और आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब नीचे जो डाइमिथाइलमाइन है यहाँ पे दो जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो ये पेयर जो है वो और आसानी से निकलेगा क्योंकि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप जो था वो रिपल्शन काज कर रहा था, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो रिपल्शन जो है वो यहाँ पे जो है वो काज कर रहे हैं और वो आसानी से ज़्यादा आसानी से निकलेगा। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है ये 3.13 है। ओके जी, अब आ जाएं इस बेस के ऊपर जो है हमारे पास ट्राई मिथाइल एमाइन। ट्राई मिथाइल एमाइन जो है इसमें आप देखें इसकी वैल्यू अगेन जो है वो 4.22 हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हमने 3 ग्रुप लगाए तो होना ये चाहिए था कि इस लोन पेयर को और ज़्यादा आसानी से निकलना चाहिए था, वैल्यू और कम हो जानी चाहिए थी, बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये बल्कि वीक हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बजाय ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने की बजाय वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, तो उसी वजह से वो वीक हुआ है। अब उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब 3 ग्रुप हो जाते हैं तो 3 ग्रुप जो हैं वो जो है यहाँ पे स्टिरक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक अपनी जगह है, लेकिन हम हर चीज़ जो है वो ये नहीं कह सकते कि अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया तो वो लोन पेयर वहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से अगर कोई और इफेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो उस पैटर्न को ब्रेक भी करेगा जो पीछे से हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो इन 3 ग्रुप्स का स्टीरिक इफेक्ट है, जिसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा।
इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शील्ड करेगा, और इस शील्डिंग इफेक्ट या जो इसका है इफेक्ट इन तीनों का मिथाइल ग्रुप्स का, उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने के थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट होंगे, और आपका बेस जो है वो वीक हो जाएगा। तो मैं इसको अगर एरो को ये यहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि ये जो है वो यहाँ तक आपका जो है वो ये इंक्रीज़ होगी वैल्यू, यहाँ से फिर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ओके जी, अब अगर हम यहाँ पे जैसे ये 3 मिथाइल थे, यानी CF3 थ्राइस एन, ये CF3 तीनों हाइड्रोजन को फ्लोरीन फ्लोरीन्स के साथ अगर हम रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं होगा, यानी ये जो हमारा मालिक्यूल है ये बेसिक नहीं रहेगा। देखने में हमें ये बेसिक नज़र आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर से लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन इन स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिव F3 जो है वो, इसमें देखें ये 333 हर कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, और उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन का जो पेयर है वो अवेलेबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं स्ट्रॉन्गली इस पेयर को अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स दीज कार्बन्स, तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं निकल सकता, और ये मालिक्यूल जो एज ए बेस एक्ट नहीं करता, ये बेसिक नहीं है। ठीक है जी, और ये ही वजह है कि हमारे पास जो नॉर्मली हेलोजेंस हैं या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये एसिडिटी को हमने पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली ये बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, और इस तरह जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं और बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक एग्जांपल जो है ये उसकी इफ़ेक्ट्स की एक सॉल्वेंट में, मसलन कि हमारे पास ये जो हम यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट का इफेक्ट जो है उसको हम क्योंकि हमारा फोकस नहीं है ना हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये एक जस्ट एग्जांपल इसलिए है कि अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो ये जो हमने इफेक्ट्स पढ़े हैं फिर ये आपकी वैल्यूज़ हो सकता है कि उससे वेरी कर जाए। फॉर एग्जांपल ये देखें, बेसिसिटी जो है वो हमारे पास ब्यूटाइल अमाइंस की क्लोरोबेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होती तो इसकी जो बेसिसिटी है ये है कि हमारे पास ये BuNH2 जो है वो सबसे वीक है, और जैसे जैसे ब्यूटाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जहाँ पे 2 होंगे इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 होंगे और जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप वाटर में देखें तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। ये हमारे पास जो BuNH2 है उसकी 10.61 आएगी जो pKa वैल्यूज़ हैं, और इसी तरह जो Bu2NH है, क्योंकि हम वाटर में ले रहे हैं इसलिए हम इनकी pKa वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये Bu2NH इसकी 11, यानी ये कोई इसमें देखें ये पहले कम थी और ये और बढ़ गई, इस तरह अब जो है वो यहाँ पे आके बजाय और बढ़ने के वो कम हो गई। तो ये यहाँ पे क्योंकि हमारे पास देखें तो BuNH2 और Bu2NH जो है यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन इफेक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको इतनी डिटेल में जो है वो हम इस एग्जांपल की नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो हमने पीछे फैक्ट्स पढ़े हैं वो जस्ट हम उन्हीं के ऊपर जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे और भी इफेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे यहाँ हमने देखा कि सॉल्वेंट का इफेक्ट है वो आ जाता है, तो वो भी एसिडिटी और बेसिसिटी जो है उसको वो चेंज करता है। तो ये जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फर्दर जो है वो हम अगर ये बेसिसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को अगर हम कहीं पे देखेंगे या सॉल्वेंट का इफेक्ट जब आएगा तो फिर हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे।